नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले हम खबरदार के लेंस के जरिए इन खबरों का विश्लेषण करते हैं। चूंकि महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान और जो अंतिम पत्र वो छोड़कर गए थे उसके विश्लेषण की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि इसके जरिए जो सबसे बड़ी गुत्थी इस समय हिंदुस्तान में चल रही है उसका सुपर विश्लेषण करने का हम प्रयास करेंगे। एक संत जो दुनिया को आध्यात्म की सीख देता है, जो नश्वर जीवन के रहस्यों को जानता है, जो आम लोगों, नेताओं, जानी मानी हस्तियों, अपने शिष्यों के लिए किसी एक तरह से उन्हें रास्ता दिखाता है, जीवन को दिशा दिखाता है, उसे आखिर कौन सी बात परेशान कर सकती। सुदर्शन व्यक्तित्व वाले महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा। जीवन के शोर में मोक्ष और शांति प्राप्त करने के प्रवचन देने वाले नरेंद्र गिरी एक दिन ऐसा अंतिम पत्र, ऐसा सुइसाइड नोट लिखेंगे और फांसी के फंदे से लटके हुए मिलेंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। आज महंत नरेंद्र गिरी का पूरा सुइसाइड नोट आपके सामने आया है और इसके पन्नों में जो लिखा है उसने नरेंद्र गिरी की मृत्यु से जुड़ा रहस्य और बढ़ा दिया है। महंत नरेंद्र गिरी के सुइसाइड नोट से कि एक एक पन्ने को हम पलटेंगे। सुइसाइड नोट में बार बार आनंद गिरी का नाम लिया गया है, बार बार एक ही तकलीफ को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। इसमें ब्लैकमेलिंग का एंगल और गलत फोटो वायरल करने की प्लानिंग के आरोप भी हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु और सुइसाइड नोट में लिखी बातों से सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं आनंद गिरी पर। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के वो शिष्य है जो गुरुजी से अपने विवाद और अपनी जीवन शैली के लिए बार बार वायरल होता रहा। इसीलिए आज आनंद गिरी की शख्सियत और बयानों को स्कैन करना जरूरी है। इस पूरे मामले में संपत्ति का भी एंगल है। ऐसे में श्री निरंजनी अखाड़ा और करीब 300 साल पुराने बाघंबरी मठ की संपत्ति के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे और महंत नरेंद्र गिरी के व्यक्तित्व को, उनके गांव, उनके बचपन, उनकी पुरानी तस्वीरों की मदद से समझेंगे। जो बहुत कम उम्र से ही निर्मोही रहा हो, संतों की संगत करता रहा हो, वो इस तरह अचानक आत्महत्या कर ले, ये बात आश्चर्यजनक है। अब महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम के बाद उन्हें अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार भू समाधि दी जाएगी। ये क्या परंपरा है, इसका क्या विधि विधान है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम उस अंतिम पत्र की करते हैं जिसे छोड़कर महंत नरेंद्र गिरी गए। पुलिस ने कल भी इसका जिक्र किया था, इसके नामों का जिक्र किया था कि किन किन के नाम इसमें बताए गए हैं कि वो उनकी आत्महत्या के पीछे का कारण हो सकते हैं। हालांकि अभी बहुत तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अगर आप इस पत्र को पढ़ते हैं, इसके पन्नों को पलटते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि महंत नरेंद्र गिरी के मन में एक क्षोभ था। किस तरीके से वो पूरी तरीके से दुखी थे, उस आघात की वो बात करते हैं। 6-7 पन्नों का जो ये सुइसाइड नोट है, आइए हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। मैं नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी महिला या लड़की के साथ गलत काम करने का फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा था सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनका लड़का संदीप तिवारी की होगी। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी जो पहले पुजारी थे उनको मैंने निकाल दिया और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। वैसे मैं पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी ने जारी किया था जिससे मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूँ। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। सोशल मीडिया, फेसबुक और समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए। मैं मरने जा रहा हूँ, सत्य बोलूंगा, मेरा घर से कोई संबंध नहीं है। मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया। मैंने एक एक पैसा मंदिर एवं मठ में लगाया। 2004 से अभी तक जो मठ और मंदिर का विकास किया सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई है।
मैं महंत नरेंद्र गिरी अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के ये पत्र लिख रहा हूँ। जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मनगढ़ंत आरोप लगाया है, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूँ। जब भी मैं एकांत में रहता हूँ, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास दी जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जो भी इस अंतिम पत्र को पढ़ेगा उसे लगेगा कि ये पूरा जो मामला है वो तो एक ओपन एंड शट केस है, यानी कि वो आरोप लगा रहे हैं, वो तथ्य बता रहे हैं और उन सारी चीजों के आधार पर ये समझ में आ जाता है कि आत्महत्या ही थी। लेकिन जो भी महंत नरेंद्र गिरी को बहुत करीब से जानता है वो सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है दाल में कुछ काला है, ऐसा नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें कही जा रही है वो ये कि जब एक संत होता है जो इतनी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व होता है, क्या वो आत्महत्या जैसा रास्ता चुनेगा? सुसाइड किए थे। आप लोगों की नजर में वो सुसाइड लग रहा है। आश्रम के ही मुंशी जी और 2-3 लोगों ने मिलकर उसको रस्सी को काटा, नीचे उतारा। आत्महत्या कारित की गई है। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। क्या उनकी हत्या की गई है? पूरा इस प्रकार से उनकी हत्या हो जाना। सारे संत कह रहे हैं वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं भी मानती हूँ कि उनका पूरा व्यक्तित्व निराशाजनक था ही नहीं। एक मठ जिसके पास अकूत संपत्ति है, उस मठ का मठाधीश जिसकी अध्यात्म की दुनिया में तूती बोलती थी, जो 13 अखाड़ों के अग्रदूत थे, जिनके फैसले हिंदू धर्म की दिशा तय करते थे, जिसकी दहलीज पर सियासतदानों की भीड़ जुटती थी, जो दूसरों का दर्द बांटा करते थे, उनके लिए खुद अपना दर्द इतना असहनीय कैसे हो गया? क्या महंत नरेंद्र गिरी ने वाकई आत्महत्या की? क्या महंत नरेंद्र गिरी ने अपमान के डर से जिंदगी का अंत कर लिया? अपमान की वो गुत्थी कैसी थी जिसे नरेंद्र गिरी जिंदा रहते सुलझा ना सके? महंत नरेंद्र गिरी की मौत क्या वाकई खुदकुशी का नतीजा है या सच कुछ और है? क्या नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी बताने में यूपी पुलिस ने जल्दबाजी की है? सवाल मचल रहे हैं, जवाब गहरी तफ्तीश की मांग करते हैं और इसलिए आज तक ने एक बेहद प्रभावशाली महंत की मौत की मिस्ट्री की तह में जाने की कोशिश की। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा, समर श्रीवास्तव, संतोष शर्मा, हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की। इस सबसे बड़ी तहकीकात के सिलसिले में हम सबसे पहले उस कमरे तक पहुंचे जिसके दरवाजों के पीछे इस रहस्यमय मौत के तमाम राज दफन है। आप देख पा रहे हैं यही वो दरवाजा है, इसको खोल के फिर अंदर के दरवाजे को तोड़ा गया। ये बाहर वाला दरवाजा तो खुला हुआ है, अंदर अभी इसको सील कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर इस दरवाजे को सील कर दिया गया है। एक ही कमरा है, इसको जोर से धक्का दिया गया तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने धक्का दिया था वो टूट गया। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको थोड़ा सा दिखाएं। ये ऐसा लग रहा है कि जब मशक्कत की गई थी यहाँ पर फिर इस दरवाजे को तोड़ने की, चूंकि काफी मजबूत ये दरवाजा दिखाई दे रहा है। नीचे तक देखिए, नीचे का भी हिस्सा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन संजय। नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद जब कई लोगों ने धक्का दिया तो उसके बाद ये दरवाजा खुला और फिर अंदर महाराज नरेंद्र गिरी जी की लटकती हुई लाश मिली। एक कमरा जिसके दरवाजे अंदर से बंद, अंदर एक महंत का रस्सी से झूलता पार्थिव शरीर। मठ में मौजूद चश्मदीदों की बताई कहानी यही आकर टिकती है। हमने उस शख्स से भी ऑन कैमरा बात की जिसने महंत गिरी के शव को पहली बार नीचे उतारा। आपने फंदे से उतारा था महाराज जी के शव को? जी। सबसे पहले आपने ही दरवाजा खोला था? हम और सुमित और धनंजय 3 लोग अंदर, जब दरवाजे को धक्का दिए तो 3 लोग अंदर गए तो महाराज को लटकता हुआ देखा। सुमित उनको पकड़ लिया, फिर हम चाकू मंगा के दरवाजे को धक्का दिया गया, ये दरवाजे को तोड़ा गया। ये दरवाजा जैसे है हमारे पीछे ऐसे दरवाजा था। अच्छा। इसी दरवाजे को आगे से खींच करके जाली जब खींचा गया तो कुंडी निकल गई। अब तेज से धक्का दिया गया तो ऊपर की कुंडी उनकी टूट गई। हम कई सवालों के जवाब की तलाश कर रहे थे।
इनमें से कुछ सवाल तो सीधे सीधे जहन में उठने वाले सवाल थे, तो कुछ सवाल ऐसे भी थे जो नरेंद्र गिरी के शिष्य और यूपी पुलिस की एफआईआर में आरोपी आनंद गिरी ने उठाए हैं। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। आनंद गिरी के इर्द गिर्द ही इस वक्त जांच का पूरा चक्र घूम रहा है। लिहाजा हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि क्या वाकई नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता था। सुसाइड नोट उन्हीं का है या किसी और का? क्या नरेंद्र गिरी ने किसी भी वक्त आत्महत्या की प्लानिंग का कोई संकेत दिया था? अगर ये खुदकुशी का केस है तो इसका पूरा मोडस ऑपरेंडाई क्या है? अगर खुदकुशी ही की है तो इसके पीछे पुख्ता वजह क्या हो सकती है? क्या नरेंद्र गिरी को परेशान किया जा रहा था? परेशान करने वाले कौन थे? हमने ये तमाम सवाल महेंद्र गिरी के 2 शिष्यों से पूछे। दोनों का पक्का दावा है कि यह आत्महत्या का ही मामला है। आनंद गिरी महाराज जो हैं, उन्होंने कहा है कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। उनको लिखना आता था, वो बराबर लिखते थे और पढ़ते थे। आप लोग सुंदरकांड देखे होंगे, कई बार बोलते थे, इतना अच्छा बोलते थे, 5-5, 6-6 घंटे सुंदरकांड बोलते थे वो। इस रहस्यमय कांड में अब 2 वीडियो की एंट्री हो चुकी है। एक वो वीडियो जो कथित तौर पर नरेंद्र गिरी ने खुद रिकॉर्ड किया, दूसरा वो वीडियो जिसके जरिए ब्लैकमेल करने की थ्योरी चल रही है। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने हत्या की थ्योरी का सच भी खंगालने की कोशिश की। हमें ये पता चला कि महेंद्र गिरी के कमरे के ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, यानी अगर किसी ने उनके कमरे में दाखिल होने की कोशिश की होगी तो वह कैमरे की पकड़ में जरूर आएगा। कि बकायदा यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और ये सीसीटीवी कैमरे का जो एंगल है वो सीधे सीधे उस कमरे की तरफ है जिस कमरे में नरेंद्र गिरी की जो बॉडी है वो लटकी मिली थी। तो जाहिर सी बात है, जब जांच होगी तो इस सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाएगा। जहां तक यूपी पुलिस का सवाल है तो उसने धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। नामजद आरोपी बनाया है आनंद गिरी को, लेकिन पुलिस लगातार ये भी भरोसा दे रही है कि सच सामने लाकर रहेगी। चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। एक रहस्य है जिसकी परतें जितनी जल्दी खुले उतनी अच्छी, क्योंकि कहने के लिए तो एक अंतिम पत्र है जिसमें नाम लिए गए हैं, लेकिन उस पत्र पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से इस पूरी कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला, पूरी सच्चाई सबके सामने आए। लेकिन इस पत्र में ही महंत नरेंद्र गिरी ने यह भी लिखा था कि उनको समाधि दी जाए पार्क में नींबू के पेड़ के करीब, और महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि ही दी जाएगी। भू समाधि की ये परंपरा क्या होती है जो सन्यासियों से जुड़ी होती है? क्योंकि अंतिम संस्कार का ये सामान्य विधि विधान नहीं है, तो ये क्या विधि विधान है, इसके बारे में मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने बातचीत की है निरंजनी अखाड़े के सचिव से। महाराज जी, ये बताइए कि अब जब अंतर्लीन समाधि होती है, समाधि 2 प्रकार की होती है, जल समाधि और भू समाधि। जल समाधि हम जैसे गंगा जी है, नर्मदा जी है, वहाँ पे दी जाती है। और जो भू समाधि है वो अपने जो आश्रम है, जो अपना अखाड़ा है, वहाँ की जो ज़मीन भूमि होती है वहाँ पे दी जाती है। तो हमने ये किया है कि अभी जो महाराज श्री का जो इनका जो शरीर है, इनकी जो समाधि जो है यहाँ गद्दी में ही दी जाएगी, वो भू समाधि होगी, जल समाधि नहीं होगी। और भू समाधि में ये नियम है कि भू समाधि में जैसे जो इनका जो शरीर है उनको बिठा करके पंचामृत का स्नान होगा, गंगा जल से स्नान होगा, उनको भस्मी लगाएंगे, कपड़ा उनको पहनाएंगे। उसके बाद उनको जो है नीचे जो समाधि, जो मिट्टी में समाधि खोदी जाएगी, और मिट्टी में इनको समाधि में जो है मिट्टी ऊपर से डाल के उनको समाधि दी जाएगी। और उसके बाद जो है 1 साल के बाद फिर उसमें जो है पक्की समाधि लगती है, इसमें सीमेंट आदि मंदिर वगैरह, और उसमें ऊपर जो शंकर भगवान जी का एक आला शंकर भगवान जी है उस पर प्रतिष्ठित किया जाता है, वही भू समाधि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराज जी को जमीन में उनकी जब भू समाधि होगी तो 1 साल बाद उस पर शिवलिंग रखा जाए, उसके ऊपर बाद में मंदिर बनता है, शंकर जी को स्थापित किया जाता है और उसमें मंदिर बनता है। क्योंकि जितने भी जो हम सन्यासी हैं उनको शंकर का प्रतिनिधि माना गया है, शंकर के उपासक होते, इसलिए शंकर जी की प्रतिष्ठा उसके ऊपर समाधि के ऊपर की जाती है।
यहाँ पहले भी भू समाधि हुई है, दी गई है। होगा कि जो हमारा अखाड़ा, जो हमारा मठ है, हमारे मठ के ठीक पीछे जो हमारे यहाँ के पहले महंत थे उनकी भी भू समाधि दी गई है और उसी जगह पे इनकी भी भू समाधि दी जाएगी। तो क्या वो इनके गुरु थे या इस मठ के ही महंत? वो जो हमारे थे, जो मठ है, इस मठ के पहले महंत हुए थे, महंत भगवान गिरी जी महाराज जी। अभी ये मठ के दूसरे महंत, इनको उनकी बगल में समाधि दी जाएगी। और ये इसका पूरा विधि विधान क्या होता है? विधि विधान यही है, आपको मैंने बताया है कि इनको जो है यहाँ सर के जो इनको वहाँ बिठा करके इनका स्नान होगा, इनको चंदन लगाया जाएगा, इनके जो है वहाँ अपने जो हमारा सन्यासियों का जो विधि विधान है आदि श्लोक आदि पढ़े जाते हैं, शंकर भगवान का ध्यान कराया जाता है। इनको बाद में इनके सर पे जो है कि ये ब्रह्मलोक में इनका वो वास, हमारी जो परंपरा है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद इनको जो है जो मिट्टी है, मिट्टी में इनको जो है रख करके इनको बिठा करके समाधि में बिठा के इनको जो है वहाँ पे भू समाधि दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने पंचक मुहूर्त का कुछ जिक्र किया था। देखिए, पंचक हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, पंचक भाई वो कोई भी हो, भाई वो आपका धर्म हो, हमारा हो, मतलब सन्यासियों में किसी भी में आप मानो, पंचक को ये माना जाता है कि पंचक अशुभ होता है और पंचक में दाह संस्कार एवं समाधि नहीं दी जाती है। इसीलिए हमने 23 तारीख को सुबह पंचक समाप्त हो जाएंगे और 11 बजे इनको हम जो है समाधि दे देंगे। जब भी कोई व्यक्ति आम जीवन छोड़कर, जीवन की मोह माया को छोड़कर संन्यास के पथ पर निकलना चाहता है तो वो एक बहुत कठिन दौर से, कठिन परीक्षा से उसे गुजरना पड़ता है। अपना पिंडदान वो स्वयं करता है, सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे परिवार वालों का पिंडदान करता है, यानी कि परिवार भी पीछे रह गया, वो अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर आगे बढ़ता है। लेकिन परिवार वाले उससे मोह नहीं छोड़ पाते। आज महंत नरेंद्र गिरी के परिवार वालों तक हम गए, उनके गांव में जाना कि वो सब किस तरीके से आज याद कर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी को। ये महंत नरेंद्र गिरी की शख्सियत का सबूत है। सियासत में ना होते हुए भी डंका बजता था। राजनीति के बड़े बड़े चेहरे उनकी चौखट पर चमकते रहते थे। मौत की खबर आते ही इस मठ तक तमाम महारथियों को आना पड़ा। सीएम आए, पूर्व सीएम आए, डिप्टी सीएम आए, मंत्री आई, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए। नरेंद्र गिरी का कद ही कुछ ऐसा था कि सियासी सूरमाओं के कदम इधर आने पर मजबूर हो गए। वैसे भी यूपी चुनावी दहलीज पर खड़ा है। नरेंद्र गिरी जैसे बड़े मठाधीश की मौत को नजरअंदाज करना जोखिम भरा होता, इसलिए निष्पक्ष जांच की दुहाई हर तरफ से दी जा रही है। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। ये बड़ा विषय है और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। जांच हो रही है, मैं समझता हूँ उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के इस इस धरती को छोड़ करके जाने के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड। सीबीआई जांच की भी मांग की जाएगी। जो मांग की जाएगी, अगर जरूरत होगी तो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार। बड़ी दिलचस्प कहानी है महंत नरेंद्र गिरी के आध्यात्मिक उत्थान की, जिसका एक सिरा फूलपुर के छितौना गांव से जुड़ता है। इसी गांव से नरेंद्र सिंह की जीवन यात्रा शुरू हुई, जो बाद में नरेंद्र गिरी बने। बचपन में नरेंद्र गिरी को गांव वाले बुद्धू कहकर बुलाते थे। नरेंद्र के पिता भानु प्रताप सिंह आरएसएस के सदस्य थे। नरेंद्र सिंह की परवरिश ज्यादातर उनके नाना के घर हुई। बचपन से ही उन्हें साधुओं के साथ घुलना मिलना अच्छा लगता था। साधु बनने से पहले वो 2 बार घर से भागे। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने कुछ दिन बैंक में नौकरी भी की। नरेंद्र गिरी का भरा पूरा परिवार था। 4 भाई थे, 2 बहनें थी, लेकिन सांसारिक जिंदगी में उनका जी नहीं लगता।
वो सन्यास के सहयात्री थे। एक दिन अचानक घर छोड़कर बहुत दूर निकल गए, वहां जहां से वापस आना संभव नहीं था। कहाँ से आ रही हैं आप? प्रतापगढ़ गांव पनियारी। प्रतापगढ़ से आपको कैसे जानकारी मिली? टीवी देख कर। टीवी देख के आपको जानकारी मिली है। हाँ। तो फिर आप यहाँ पर चली आई। हाँ। आपसे बड़े थे महाराज जी? हाँ। आपसे बड़े थे महाराज जी। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आप लोगों की? बात बहुत दिन हुई, मतलब बातें कभी नहीं होती थी। बात कभी नहीं हुई थी। नरेंद्र गिरी एक बार अध्यात्म की राह पर निकले तो मुड़कर दोबारा नहीं लौटे। अपने आंगन तो वो कभी दोबारा नहीं आए। नाना के घर से संपर्क रहा, लेकिन अपनी देहरी की तरफ कभी रुख नहीं किया। कभी नहीं मिलते थे हम लोग, कभी जाते भी थे तो इतना उनके पास समय भी नहीं था कि हम लोगों से बात करते थे। केवल चरण स्पर्श होता था बस, और दर्शन करके चले आते थे पूजा में। कभी कभी 2 साल में, 1 साल में 2 बार जाते थे लोग पूर्णिमा पर। वे 20 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए थे और जो 2000 का कुंभ था उसी में अचानक हम लोग गए थे, तो वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। अध्यात्म और धर्म के रास्ते पर नरेंद्र गिरी बेहद तेजी से आगे बढ़ते गए। बागंबरी मठ से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अध्यक्षता तक नरेंद्र गिरी की यात्रा बेहद कामयाब रही। यहाँ तक कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी उनका दखल धमाकेदार होता था। महंत होने के बावजूद नरेंद्र गिरी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे। आमतौर पर साधु संतों से राजनीतिक बयानबाजी की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी इसके विपरीत थे। चंदौली में उदय गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। संन्यास का अर्थ ही है दुनिया से अलग, दुनियादारी से अलग। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मठ की संपत्ति पर नजर रही हो किसी की? और वो आरोपी कौन कौन से हैं? आनंद गिरी पर किस तरह से उंगलियां उठ रही हैं? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। खबरदार, और हम आपको महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद की पूरी जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में इतना उलझा हुआ ये मामला इस समय नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ आत्महत्या की भी बातें हैं, दूसरी तरफ हत्या के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मानकर जो आगे जांच कर रही है, उसमें उस चिट्ठी के अनुसार आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि आनंद गिरी जो कि शिष्य रहा महंत नरेंद्र गिरी का, उसका नाम उस पत्र में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था। सवाल ये उठता है कि आनंद गिरी है कौन? आनंद गिरी का असली नाम अशोक चोटिया है। संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। 1995 में वो जब 6ठी कक्षा में था और उम्र 13 वर्ष थी, तब घर से निकलकर हरिद्वार गया और यहीं पर नरेंद्र गिरी से मुलाकात हुई थी। चोला माटी के राम मानने वाली आध्यात्मिक परंपरा में कोई शख्स भले ही भगवा पहन ले, लेकिन उसकी मर्यादा का ख्याल ना रखे तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। आनंद गिरी आज महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी नंबर 1 हैं, तो सुर्खियों में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कटघरे में आया है। आनंद गिरी के कारनामे पहले भी उसका दामन दागदार करते रहे हैं। फ्रेंच कट दाढ़ी वाला आनंद गिरी रईसी भरी लाइफस्टाइल और ठाट-बाट के लिए विदेश यात्राओं का शौकीन था। बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा करते समय शराब पीने का आरोप आनंद गिरी पर लगा था। और तो और आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया में छेड़खानी का आरोप तक लग चुका है। लेकिन आनंद गिरी पर सबसे गंभीर आरोप मठ की जमीनों को लेकर हेराफेरी की कोशिशों का लगा। और महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद की यही बड़ी वजह थी। हालांकि 2020 में सोशल मीडिया में आनंद गिरी ही महंत नरेंद्र गिरी पर मठ की जमीन को बेचकर फायदा उठाने का आरोप मढ़ने लगा था। इसी के बाद बागंबरी मठ से नरेंद्र गिरी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और मुरादाबाद के एडिशनल एसपी ओपी पांडे की मौजूदगी में आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी द्वारा माफी दिए जाने का समझौता कराया गया। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा।
और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरुजी के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। हम लोग आए, समझौता किए, और समझौता में लोगों ने जो लिखित समझौता किया उसकी कॉपी आपके पास है। उसमें 3 समझौता था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आने की अनुमति दे दीजिए और हमको अखाड़े में बने रहने दीजिए, और आनंद गिरी जी ने कहा था कि मैं भावावेश में आकर जो समझौता, मतलब जो गलत तथ्यों पे आधार पे मैंने किया, उससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत जब प्रयागराज में हुई तब आनंद गिरी हरिद्वार में था। आनंद का दावा है कि वो महंत नरेंद्र गिरी से मई के बाद से मिला ही नहीं। लेकिन क्या इस बीच आनंद और महंत नरेंद्र गिरी के बीच कोई संपर्क हुआ ही नहीं? इस गंभीर सवाल का जवाब नोएडा की ब्रह्मचारी कुटी के स्वामी ओम भारती के मामले की तफ्तीश में मिल सकता है। नोएडा के सेक्टर 82 में स्थित ब्रह्मचारी कुटी के महंत ओम भारती का आरोप है कि 2020 में आनंद गिरी ने गांव के प्रधान के साथ मिलकर उनके मठ की 12 बीघे जमीन हड़पने की कोशिश की थी, और तब महंत नरेंद्र गिरी के दखल की वजह से उनका मठ बच सका था। आज तक को ब्रह्मचारी कुटी के महंत ओम भारती और महंत नरेंद्र गिरी के बीच बातचीत का वो ऑडियो टेप हासिल हुआ है जिसमें वो नरेंद्र गिरी से आनंद की शिकायत कर रहे हैं। जी वहाँ चादर पगड़ी करवा करके सब रस्म अदा करवा रहे हैं। अब ओम बाबा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी कोई बात आप बोलो मैं जी वाजी तो समझ रहे हैं कि हाँ वो समझ रहे हैं वाजी कि आपकी बात को ही सुन रहे हैं, लेकिन हमें तो सड़क पर ला दिया वाजी ना। हमें तो सड़क पर खड़ा कर दिया वाजी, हम तो कहीं लायक रहे नहीं वाजी। अगर आप कुछ उसमें हस्तक्षेप करें हम आपको साथ देंगे बराबर। वाजी आपका नाम का वहाँ कह रहे हैं कि हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, इसी नाते फोर्स के इस्तेमाल कर रहे हैं वाजी, पुलिस के वहाँ कमिश्नर थोड़ी है, मैं हूँ थोड़ी हो जाता है जी। तो वहाँ जाके कमिश्नर को मैनेज, पुलिस कमिश्नर को मैनेज करके फोर्स बैठा करके अब सारे लोगों को खगड़वा करके वैसे कर कब्जा किए हुए। कि नहीं हमारे नाम को लोग इसके बात करता हूँ अधिकारियों से वहाँ जी। वहाँ सारे में ही प्रचार है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं, कमिश्नर से बात करिए। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो प्रयागराज में कहाँ जाऊँगा? जी वाजी तो ये तो गलत, हमें तो सड़क पर ला दिया वाजी। हम तो सबसे सुबह निकले लोग 4 बजे नहीं जी। रुके नहीं, वहाँ जो अधिकारी उनसे बात करता हूँ ना, हमारा नाम कौन जी। और कहे वाजी उनको थोड़ा सा ये कह देते कि वो स्थान ओम भारती का है, गलत कर रहा है। हमें बात करता ना जी वाजी ओम नमः वाजी। आनंद गिरी जी ने यहाँ जबरदस्ती आए थे कब्जा करने के लिए 13 जून 2020 को। उसी समय गुरुजी ने बात की है नरेंद्र गिरी जी से कि आपका चेला ने कब्जा करने आया है, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने माना नहीं। उसके बाद गुरुजी ने FIR दर्ज कराया, लेकिन FIR दर्ज हुआ नहीं, और 16 तारीख को गुरुजी के आने से पहले उन्होंने भाग गया। और यहाँ लोकल लोगों के मिलने भगत के कारण करतार प्रधान है पूर्व, एक जय भारती हैं, एक जय कृष्ण गिरी हैं, ये सब के माध्यम से। और 15 लाख रुपया कैश भी था। गुरुजी के रूम में हमेशा ताला बंद रहता है, उसको तोड़कर ज़बरदस्ती की सब ले गए, और CCTV वगैरह का भी तार वगैरह सब नोट दिए। आनंद गिरी अब नरेंद्र गिरी की हत्या का आरोपी बन चुका है, और नरेंद्र गिरी के नाम से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें साफ तौर पर आनंद पर उनको फंसाने और बदनाम करने की कोशिश का गंभीर आरोप है। कभी नरेंद्र गिरी के प्रिय शिष्यों में रहे आनंद को आज कई सवालों के जवाब देने हैं। केवल खुद को बलि का बकरा कह देने की दलील से काम नहीं चलेगा। नोएडा से श्रेया के साथ आज तक ब्यूरो। साधु संत धर्म संस्कृति के रक्षक होते हैं, संरक्षक होते हैं, और ऐसी चीजें वाकई बहुत बड़ा आघात पहुंचाती हैं सबको। लेकिन क्या इस पूरे मामले में महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु के पीछे संपत्ति का भी एक कोण है? क्योंकि अगर मठ की संपूर्ण संपत्ति का एक आकलन किया जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपए की बात होती है। महंत नरेंद्र गिरी की धमक ऐसी थी कि क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या बड़े से बड़े राजनेता उन्हें मान देता था, सम्मान देता था। और इसकी वजह थी महंत की शख्सियत, साथ ही उनकी वो पदवी जिसे उन्होंने हासिल किया था।
नरेंद्र गिरी जिस 300 साल पुराने बागंबरी मठ के महंत थे, उसकी अहमियत दूर दूर तक थी। वो जिस निरंजनी अखाड़े के साधु थे, वो साधु परंपरा का ऐसा अखाड़ा था जिसकी धाक, जिसकी पहचान अनूठी है। जाहिर सी बात है कि इतने ऊंचे रुतबे वाले महंत नरेंद्र गिरी के नियंत्रण में अकूत संपत्ति और जमीन जायदाद आती थी। प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में बागंबरी गद्दी मठ के पास 5 से 6 बीघा जमीन है। वहां अखाड़े के नाम से एक स्कूल चलता है और अखाड़े में एक गौशाला भी है। प्रयागराज में हनुमान मंदिर, जिसे संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, वो इसी बागंबरी मठ का ही मंदिर है। महंत नरेंद्र गिरी ने जो अपना अंतिम पत्र लिखा, वो एक तरफ सुइसाइड नोट है, दूसरी तरफ उनकी वसीयत भी है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का जो ऐलान किया है, उसमें बलबीर गिरी का नाम है। बलबीर गिरी कौन है, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। सुइसाइड नोट में लिखा है कि प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था करना, जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से करना। आशुतोष गिरी और गढ़ी के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करना। बलबीर गिरी उत्तराखंड के निवासी हैं। 2005 में साधु बने थे। बलबीर गिरी योग ध्यान में यकीन रखते हैं।